हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को हम कैसे एडजस्ट करें। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के क्या एक्सेप्शन है, इंटर हेड के क्या एक्सेप्शंस हैं, और अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो नेक्स्ट ईयर ये लॉस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी लॉस बचा तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फाइलिंग रिटर्न टाइम पर कंपलसरी है या नहीं, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। नोट नंबर 1, समझो बच्चा लोग, कोई बिजनेस हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया। तो क्वेश्चन अराइज, बिजनेस बंद करने के बाद क्या मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? समझो ना, 1-2 साल से लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा था। अब 1-2 साल से बिजनेस में लॉस चल रहा था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये बिजनेस से फ्यूचर में प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, तो मैंने मेरा ये बिजनेस ही बंद कर दिया और एक दूसरा बिजनेस चालू किया। तो क्वेश्चन अराइज, जो बिजनेस मैंने बंद कर दिया क्या उसका लॉस मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट कहती यस, losses can be carry forward even if the business is discontinued except business of owning and maintaining horse races, except business of owning and maintaining horse races। मतलब मेरा नॉर्मल बिजनेस हो, स्पेकुलेशन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को अगर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगातार उससे लॉस हो रहा था, तो मैं उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, एक्सेप्ट लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। सर कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? वो जो हमने कैरी फॉरवर्ड का रूल पढ़ा था उतने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल बिजनेस लॉस की बात करूं तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर रहा हूं तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड इवन इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 समझो। समझो हमने 2017-18 में बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, 17-18 में हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया और 17-18 में हमें कुछ लॉस था, तो 17-18 में हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया। अब ये 17-18 का लॉस हम मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन 8 साल बाद, समझो ये 8 साल कंप्लीट हो गए, यहां पर 8 साल बाद इस बिजनेस का जो हमने 17-18 में डिसकंटिन्यू किया, इधर से कुछ रिकवरी हो रही है, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, मतलब ऐसा इनकम आ रहा है विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41, विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। तो गवर्नमेंट कहती है 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसे इस इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। जनरली लॉसेज आर कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 years, लेकिन ये बिजनेस, जो बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू किया उससे कोई रिकवरी हुई 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो ये लॉस आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो इवन आफ्टर 8 years। लेकिन कौन से ईयर का लॉस? सिर्फ 17-18 का लॉस। अगर इस बिजनेस का 16-17 का कोई लॉस पड़ा हुआ है तो वो 8 साल बाद सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। जिस साल डिसकंटिन्यू किया है उस साल का लॉस 8 साल के बाद भी सेट ऑफ हो सकता है, ओनली अगेंस्ट इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। सो इन केस of discontinued business, loss for the year in which business was discontinued can be carry forwarded and set off even after 8 years if there is income taxable under section 41. For example, if there is a bad debt recovery after 8 years, then the loss of the year of discontinuation can be adjusted against such recovery. तो नॉर्मली लॉस 8 साल ही कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन अगर 8 साल बाद कुछ रिकवरी हुआ तो ये लॉस उस इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, बट कोई भी लॉस नहीं,
जिस साल डिसकंटिन्यू किया, जिस साल डिसकंटिन्यू किया उस साल का लॉस। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, समझो बिजनेस इज डिसकंटिन्यू ड्यू टू नरफे। Business is discontinued due to NERFE, natural calamities, riots, fire explosion, enemy attack. आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है नरफे की वजह से, और आपने विदिन 3 ईयर ये वाला बिजनेस जो नरफे की वजह से डिसकंटिन्यू हुआ था उसे रीस्टैब्लिश कर दिया। तो गवर्नमेंट कहती वेरी गुड, आपको इतना बड़ा लॉस हुआ था नरफे की वजह से, फिर भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका लॉस सारा लॉस फ्रेश 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। गवर्नमेंट यहां पर मान रही कि आपके बिजनेस का पुनर्जन्म हुआ है, आपके बिजनेस का पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, तो लॉस का भी नया जन्म, और लॉस नए 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हियर 8 ईयर मींस जिस साल बिजनेस रीस्टैब्लिश किया वो वाला साल प्लस आगे के 7 साल, टोटल 8 साल तक ये बिजनेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब समझो ना, ऑलरेडी 4 साल पुराना लॉस था और फिर नरफे हो गया। 4 साल से लॉस आ रहा था, अब ड्यूरिंग द ईयर नरफे हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज, राइट, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो गया। तो जो लॉस था वो तो सिर्फ 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही अगर तुमने बिजनेस रीस्टैब्लिश कर दिया, विद इन 3 ईयर वापस बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो जो लॉस था ना जो 4 साल हो चुका था, अब वो भी फ्रेश 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। गवर्नमेंट कह रही तूने बहुत बड़ा काम किया है भाई, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद लोग बिजनेस रीस्टार्ट करने का सोचते ही नहीं है, तो रीस्टार्ट कर रहा है, बड़ी बात है, जा तेरे को नए 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने दूंगा मैं। तो यहां पर लिखा है इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, रायट्स, फायर और एनिमी अटैक, then the loss of such business can be carried forward for fresh 8 years, provided the business is reestablished within 3 years from the end of the year in which business was discontinued. Here 8 year is equal to year of reestablished plus 7 year. So अब तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। पॉइंट नंबर 1, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, एक्सेप्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। सेकेंड पॉइंट, अगर 8 साल के बाद कुछ रिकवरी हुई उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो हमने डिसकंटिन्यू किया था, तो क्या 8 साल बाद भी लॉस का कैरी 8 साल बाद भी सेट ऑफ मिल पाएगा? तो गवर्नमेंट कहती है यस, उस इनकम के सामने आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, बट उस साल का लॉस जिस साल आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया था सिर्फ वो। थर्ड, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ ड्यू टू नरफे, इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू ड्यू टू नरफे और आपने बिजनेस को रीस्टैब्लिश कर दिया विद इन 3 ईयर, तो आपका लॉस नए 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट, अब जनरली लॉस कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? जिस पर्सन का लॉस है। अगर मेरा लॉस है तो मेरा लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, आपका लॉस है तो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मेरी वाइफ का लॉस है तो मेरी वाइफ कैरी फॉरवर्ड करेगी, मेरे पेरेंट्स का लॉस है तो मेरे पेरेंट्स लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब जिस पर्सन का लॉस होता है कैरी फॉरवर्ड भी वही करता है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें लॉस किसी और का है, कैरी फॉरवर्ड कोई और कर रहा है। लॉस ऑफ वन पर्सन कैरी फॉरवर्डेड बाय अनदर पर्सन, loss of one person carry forwarded by another person। ऐसा कब होगा? तो सिचुएशन नंबर 1, इनहेरिटेंस। समझो मिस्टर ए, इसका बिजनेस है, इसका डेथ हो गया, एंड ड्यू टू हिज डेथ इसका सारा प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बिजनेस
उसके बेटे के पास गया मिस्टर बी। तो मिस्टर ए का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? मिस्टर बी। सो लॉस ऑफ मिस्टर ए विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय मिस्टर बी। In case of inheritance, loss of predecessor, that is father, can be carried forwarded by successor, that is son. Inheritance में फादर के डेथ के बाद प्रॉपर्टी बच्चे के पास चली गई, तो फादर का बिजनेस का लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय हिज सन, दैट इज सक्सेसर. So in case of inheritance, loss of predecessor can be carried forwarded by successor. सेकेंड, अमालगमेशन. आपने पढ़ा होगा अमालगमेशन टॉपिक. से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो कंपनी है और दोनों अमालगमेट होकर एक नई कंपनी बन गई कॉल्ड एज ए बी लिमिटेड. तो ए लिमिटेड का सारा बिजनेस ए बी के पास आ गया, बी लिमिटेड का सारा बिजनेस ए बी के पास आ गया. ए लिमिटेड अब बंद हो जाएगा, बी लिमिटेड अब बंद हो जाएगा. तो गवर्नमेंट कहती है इन दिस केस लॉस ऑफ ए लिमिटेड कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय ए बी लिमिटेड, लॉस ऑफ बी लिमिटेड कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय ए बी लिमिटेड. तो अमालगमेशन में, इन केस ऑफ अमालगमेशन, लॉस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी can be carried forwarded by amalgamated company if certain condition of section 72A is satisfied. अब वो 72A के कंडीशंस क्या देखेंगे बाद में. तो पहला इनहेरिटेंस, दूसरा अमालगमेशन, तीसरा डीमर्जर. से फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट. सी डिपार्टमेंट को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और इससे एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ सी लिमिटेड. तो एक बड़ी कंपनी में से एक यूनिट डीमर्ज हो गया, एक नई कंपनी क्रिएट हो गई कॉल्ड है सी लिमिटेड. इस एक्टिविटी को कहते हैं डीमर्जर. तो ये जो इस डीमर्ज्ड कंपनी का लॉस है, related to C unit that can be carried forwarded by C limited. So loss of demerged company can be carried forwarded by resulting company. And last, business reorganization. अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न कन्वर्ट हुआ कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हुआ कंपनी में, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय कंपनी. कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इनटू कंपनी, या कन्वर्जन हुआ पार्टनरशिप फर्म का इनटू कंपनी में, तो लॉस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय कंपनी. ये 4 ऐसे केसेस है जिसमें लॉस किसी और का है, कैरी फॉरवर्ड कोई और कर सकता है. बाकी किसी और सर्कमस्टेंसेस में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. तो पहला इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड इन केस ऑफ अमालगमेशन, थर्ड इन केस ऑफ डीमर्जर, फोर्थ इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इनटू कंपनी और कन्वर्टिंग पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी. अब हम कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं सेक्शन 72A अमालगमेशन से जुड़ी हुई. तो अमालगमेशन का कंडीशन, अमालगमेशन में अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस अमालगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो. कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी अमालगमेशन ऑफ कंपनी ओइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अमालगमेशन किसका होना चाहिए? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, या होटल का, या शिप्स का, या अमालगमेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ओइंग एयरलाइंस और अमालगमेशन ऑफ बैंक्स. किसका किसका अमालगमेशन? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, होटल, शिप्स और अमालगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, एयरलाइन और अमालगमेशन ऑफ बैंक. इनका अमालगमेशन होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन, amalgamating company should have carried on business with suffered loss for at least 3 years. इसका मतलब समझते हैं. Say for example,
अमालगमेशन हुआ तो यहां से 3 साल पहले आपका बिजनेस होना चाहिए, मतलब जो पुरानी कंपनी ना, ओल्ड कंपनी, अमालगमेशन डेट से 3 साल पहले से उसका बिजनेस चालू होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल पहले किसी ने कंपनी चालू की और वो कंपनी बंद करके एक नई कंपनी के साथ अमालगमेट हो गया, देन इन दैट केस उस कंपनी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जिस कंपनी को अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है उसे कम से कम 3 साल तक तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। Amalgamating company should have carried on a business which suffered a loss for at least 3 years. ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है, 3 साल बिजनेस होना चाहिए कम से कम। अब जिस दिन अमालगमेशन हो रहा है, डेफिनेटली आप कुछ फिक्स एसेट्स भी टेक ओवर करोगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही मालूम है, यहां पर जितना अमालगमेशन डेट पर फिक्स एसेट्स हम खरीद रहे हैं वो कम से कम 2 साल पहले जितना फिक्स एसेट्स था उसका 75% होना चाहिए। मतलब समझो ना, आप किसी एक्स लिमिटेड का बिजनेस अमालगमेट कर रहे हो, तो एक्स लिमिटेड के पास ये डेट पर अगर 100 लाख का फिक्स एसेट्स था तो अमालगमेशन होते हुए कम से कम 75 लाख का एसेट्स तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 75% ऑफ द फिक्स एसेट्स हेल्ड बाय इट 2 years prior to date of amalgamation। 2 साल पहले जितना उसके पास फिक्स एसेट्स था उसका कम से कम अभी 75% होना ही चाहिए। क्यों ये कंडीशन रखा? ये कंडीशन इसलिए रखा क्योंकि जो कंपनी लॉस में जाती है ना, लॉस में, वो अपना फिक्स एसेट्स बेचना चालू कर देती है। तो गवर्नमेंट कहती है उसे अपना फिक्स एसेट्स नहीं बेचना चाहिए। थोड़ा बहुत बेचा तो चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब कितना, तो गवर्नमेंट कहती है 20-25% बेचेगा तो चलेगा, उससे ज्यादा बेचा ना तो तेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये 2 क्राइटेरिया ओल्ड कंपनी को सेटिस्फाई करनी होगी। अब कुछ क्राइटेरिया न्यू कंपनी को भी सेटिस्फाई करनी होगी। अमालगमेशन के बाद कम से कम 5 साल तक वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए जिसमें लॉस हुआ था। The amalgamated company should continue the business of amalgamating company for at least 5 years। मतलब ये जो बिजनेस जिसमें लॉस हुआ था वो लॉस में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं ना, तो गवर्नमेंट कह रही कोई नहीं, कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ दूंगा मैं, लेकिन वही बिजनेस कम से कम आगे 5 साल तुम कंटिन्यू करो। अगर तुमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया अमालगमेशन के 5 साल के अंदर अंदर तो आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, और अगर आपने लॉस का सेट ऑफ ले लिया है तो वो सेट ऑफ विड्रॉ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, अमालगमेटिंग कंपनी should retain at least 75% of the fixed assets taken over for at least 5 years। तो समझो यहां पर 75 लाख का फिक्स एसेट्स लिया ना, तो ये कम से कम आगे के 5 साल तक मुझे रिटेन करना पड़ेगा। कितना? 75% ऑफ एसेट्स टेकन। तो 75 लाख का लिया, समझो ना, पहले 100 लाख का था, वहां से यहाँ पर आते आते 75 लाख हो गया। उस 75 लाख का 75% ये डेट तक होना चाहिए, 5 साल तक। अगर 5 साल के अंदर तुमने 25% से ज्यादा बेच दिया, नई कंपनी को बोल रही 25% से ज्यादा, जितना तूने टेक ओवर किया उसका 25% ज्यादा नहीं बेच सकता, उसका 75% तो तुझे होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर बेच दिया तो तुझे जो सेट ऑफ दिया गया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। एंड लास्ट कंडीशन, द अमालगमेटिंग कंपनी शुड सैटिस्फाई कंडीशन अंडर रूल 9C। अब अंडर रूल 9C में क्या लिखा हुआ है कि ये जो अमालगमेटिंग कंपनी, नई कंपनी, ये जो बिजनेस टेक ओवर कर रही है सिर्फ कंटिन्यू ना करे, इंश्योर करे कि वो बिजनेस से प्रोडक्शन कैपेसिटी का कम से कम 50% अचीव कर ले विद इन 4 years, एंड दैट शुड मेंटेन टिल द एंड ऑफ 5 years। प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी,
उस प्रोडक्शन कैपेसिटी का कम से कम 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years, और दैट शुड बी मेंटेन अप टू 5 years. 4 साल तक वो अचीव करो, और अचीव करने के बाद उसमें रिडक्शन नहीं होना चाहिए. 5 साल तक उसको मेंटेन रखो या उसको बढ़ाओ प्रोडक्शन कैपेसिटी. अगर न्यू कंपनी ने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई की तो सेट ऑफ मिलेगा, तो लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा ऑफ ओल्ड कंपनी, ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी. तो 2 कंडीशन ओल्ड कंपनी को सेटिस्फाई करनी है, 3 कंडीशन न्यू कंपनी को सेटिस्फाई करनी है एज पर सेक्शन 72A. तो आगे बढ़ते हैं. अब ये नोट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट. इन केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, the above conditions are applicable but the section is 72AB. अभी हमने 72A का कंडीशन पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 72A भी है. In case of amalgamation of other bank, the above conditions may or may not be satisfied, but approval of central government is must. अगर कोई दूसरी बैंक है ना, तो उन दूसरी बैंक के लिए वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई 72A वाली नहीं होगी, चलेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो. अब लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा? तो लॉसेस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय अमालगमेटेड कंपनी फॉर फ्रेश 8 assessment year. Fresh 8 assessment year. Here 8 assessment year means set off in the year of amalgamation and carry forward for further 8 year. मतलब अगर अमालगमेशन 1920 में हुआ है तो 1920 में सेट ऑफ लो प्लस आगे के और 8 साल, इतने साल तक आप सेट ऑफ ले सकते हो अमालगमेटिंग कंपनी के लॉस का. तो यहां पर हमारा सेक्शन 72A कंप्लीट हो गया. अब और भी छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ डीमर्जर, मैंने अभी बताया था ना 3 यूनिट्स था, एक यूनिट डीमर्ज हो गया, तो डीमर्ज यूनिट का लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय रिजल्टिंग कंपनी. बट समझो ये कंपनी के 3 यूनिट है, ए बी सी. अब सी यूनिट में कितना लॉस है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, मुझे टोटल लॉस मालूम है कि टोटल एबीसी लिमिटेड कंपनी का इतना लॉस है 10 लाख. मुझे ये नहीं मालूम है कि इसमें से सी यूनिट का कितना लॉस है. अगर मुझे मालूम है सी यूनिट का कितना लॉस है तो सी यूनिट का लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय रिजल्टिंग कंपनी दैट इज सी लिमिटेड. बट मुझे वो सी यूनिट का लॉस नहीं मिल रहा है, नहीं पता कर पा रहा हूं मैं. देन इन दैट केस गवर्नमेंट कहती है कि जो डीमर्ज कंपनी है और जो नई कंपनी क्रिएट हुई सी लिमिटेड, इन दोनों के बीच में असेट्स किस रेशियो में है. समझो पहले एबीसी लिमिटेड में टोटल 100 लाख का असेट्स था, इस 100 लाख में से 25 लाख का सी लिमिटेड लेकर गया, अब इनके पास 75 लाख का ही है. तो गवर्नमेंट कहती है द लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ असेट्स. The losses will be distributed in the ratio of assets. In case of demerger, the loss attributable to the division transferred can be carry forwarded by resulting company. But if the loss is not relatable to the division transfer, then the loss to be carry forwarded will be distributed between the demerged company and resulting company in the ratio of assets retained and assets transferred. Assets retained and assets transferred. मेरे एग्जांपल में 100 लाख में से रिटेन किया 75 लाख, ट्रांसफर किया 25 लाख, उस रेशियो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब यहां पर सी लिमिटेड जितना लॉस लेकर जाएगा, मेरे एग्जांपल में 2,50,000, तो ये लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? तो यहां पर फ्रेश 8 years कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. यहां पर जितने बचे हुए ईयर्स है, बचे हुए ईयर मतलब एबीसी लिमिटेड ऑलरेडी 5 साल से लॉस कैरी फॉरवर्ड करता आ रहा था, तो 5 साल ऑलरेडी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो चुका है,
तो बचा हुआ 3 साल सी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड करेगा, बचा हुआ 3 साल सी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जनरली हमने देखा ना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, रिटायरमेंट डेथ के केस में क्या होता है, कोई एक पार्टनर फर्म से डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, जो पार्टनर डिसकंटिन्यू हुआ है उसका लॉस वो खुद कैरी फॉरवर्ड करेगा। The remaining loss can be carry forwarded by partnership firm. रिटायरिंग पार्टनर अपना लॉस लेकर चला जाएगा, वो फर्म छोड़कर गया तो वो अपना लॉस लेकर जाएगा, बचा हुआ लॉस will be carry forwarded by partnership firm. If there is a retirement or death of a partner, then the partnership firm cannot carry forward loss to the extent of retiring or deceased partner. Sure. In brought forward losses after deducting his share in profit for the year of retirement or death. समझो XYZ इक्वल पार्टनर है, उनका लॉस था टोटल 6 लाख। टोटल लॉस कितना था, 6 लाख। अब ये 6 लाख में तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 लाख 2 लाख 2 लाख। समझो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ, 75,000 का। रिटायरमेंट के वक्त प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना, 25। रिटायरिंग पार्टनर का लॉस कितना था, 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000 रिटायरिंग पार्टनर कैरी फॉरवर्ड करेगा। बचा हुआ लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय पार्टनरशिप फर्म। बचा लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय पार्टनरशिप फर्म। अब अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बुक में कितना लॉस बचेगा वो बात करूं, तो इस 425 में से पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट 50,000, तो फर्म का लॉस बचेगा 3,75,000। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, लॉस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, सेक्शन 79। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड ओनर्स होते हैं। अगर मेजर ओनरशिप चेंज हो जाए, मेजर ओनरशिप चेंज हो जाए, मतलब 51% या उससे ज्यादा ओनरशिप चेंज हो जाए, तो इट इज एज गुड एज कि कंपनी की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। नो डाउट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, उसी कंपनी के नाम से बिजनेस करेगी, बट मेजर ओनर चेंज हो गए, तो अगर मेजर ओनर चेंज हो गए तो गवर्नमेंट कहती है लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लॉस का सेट ऑफ चाहिए, अगर लॉस का सेट ऑफ चाहिए तो 51% ओनर सेम रहने चाहिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी के 51% ओनर सेम रहने चाहिए तो ही सेट ऑफ मिलेगा। 51% ओनर सेम रहने चाहिए मतलब, तो देखो यहां पर समझो, यहां पर पहले पढ़ लेते क्या दिया है। इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड ओनली इफ द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 51% शेयर आर द सेम इन द ईयर इन विच सेट ऑफ इज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक प्राइवेट लिमिटेड है, इसे लॉस हुआ है 5 लाख का 15-16 में, और 15-16 में ओनर एक्स वाई जेड ए थे, एक्स वाई जेड ए थे, सो टोटल 100% शेयर, ठीक है। अब अपने को 18-19 में प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ ले सकते हैं, बट यहां पर गवर्नमेंट कहती है सेट ऑफ मिलेगा अगर ओनरशिप 51% सेम होगा। तो जो ओनरशिप 15-16 का था
उसका कम से कम 51% ओनर 18-19 में भी होने चाहिए। दोनों का ईयर का ओनरशिप कम से कम 51% मैच होना चाहिए। तो इधर देखो, एक्स ने अपने शेयर एम को दे दिए, वाई ने एन को दे दिए, इनफैक्ट जेड और ए ने भी अपने शेयर भेज दिए। अब जेड के पास सिर्फ 10% है, ए के पास सिर्फ 25% है। तो अब अगर देखें इक्वल, जो पहले ओनर थे उसमें से अब सिर्फ 35% ओनर रह गए। तो सिंस 51% शेयर होल्डिंग सेम नहीं है, 51% शेयर होल्डिंग सेम नहीं है, हेंस ये लॉस 5 लाख का इस 20 लाख के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 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 ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये जो ट्रांसफर हुआ है, इफ दिस इज ट्रांसफर ड्यू टू डेथ और शेयर होल्डर ने गिफ्ट दिया टू द रिलेटिव, अपने ही रिलेटिव को दे दिया, देन 51% से ज्यादा चेंज होगा तो चलेगा। This means at least 51% shareholding should not change. But if change is due to death of shareholder or gift by shareholder to his relative, then change is allowed. This rule is applicable only to private company, not to public company, because public company में तो shareholder बार change होते रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर बार बार चेंज नहीं होते। तो जिस साल लॉस हुआ है उस साल जो लोग ओनर थे, जिस साल प्रॉफिट हुआ है उस साल भी कम से कम वही ओनर चाहिए, ओनर होने चाहिए। कम से कम 51% तो सेम होने चाहिए। 100% सेम नहीं होंगे तो चलेगा, बट 51% सेम होने चाहिए। और लास्ट, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में, सेक्शन 32(2), अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है अनलिमिटेड ईयर्स के लिए। इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो भी चलेगा। तो अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन आता कैसे? तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन नेट प्रॉफिट, डिसअलाउड एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। ठीक है, तो समझो अब जो आया लॉस वो 50,000 है। अब उस 50,000 में से डेप्रीशिएशन का पार्ट 20,000 है। So 30,000 will be business loss carry forwarded for 8 years and 20,000 will be considered as unabsorbed depreciation carry forwarded for unlimited period। मतलब मेरा वो जो बिजनेस लॉस आएगा ना, बिजनेस लॉस, उसी बिजनेस लॉस को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें से पता किया जाएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन कितना है, उसे n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड करो फॉर 8 ईयर्स। तो यहां पर हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।